हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने सेल्यूलर जो पूल था उसके बारे में बात कर लेते। देखो सेल्यूलर पूल जो होता है यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, उस प्रोटोप्लास्ट का जो कॉम्पोजिशन जो होता है वो 2 टाइप के एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस पे और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पे। अब आज हम लोग बात करते हैं जो सबस्टेंस जो होते हैं उस सबस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के बारे में। तो टॉपिक, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑफ द सेल। सबसे पहले ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो यूजुअली इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जो होते हैं इसमें पहली चीज़ तो कार्बन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी इन सभी सबस्टेंस में कार्बन जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद ये जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट लेस, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत कम होता है। और यूजुअली ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला वाटर, वाटर के बाद मिनरल सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट के बाद सम आयंस एंड सम गैस। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं सेल के अंदर वो इन सब के बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वाटर की। देखो वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली चीज़ तो वाटर के बारे में हम लोग अगर देखें तो वाटर के बिना लाइफ का इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर जो होता है वो हर सेल का जो पार्ट होता है उसमें 16 to 90% पार्ट जो होता है किसी भी सेल का वो वाटर से ही मैड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाटर जो होता है वो जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उस प्रोटोप्लास्ट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो प्रोटोप्लास्ट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो वाटर होता है। अगर बात करते हैं वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होती है उसका 2:1 की फॉर्म में होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है H2। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं वाटर के जो यूनिक केमिकल एंड फिजिकल जो कैरेक्टर जो होते हैं, यानी वाटर जो होता है वो यूनिक फिजिकल एंड केमिकल जो कैरेक्टर होते हैं उनको शो करता है। तो यूनिक केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर जो होते हैं उनको जो वाटर होता है वो शो करता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखो वाटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने जो आती है, यूजुअली वाटर जो होता है वो कलरलेस, स्मेल लेस, न्यूट्रल। देखो कलरलेस होगा, स्मेल लेस होगा, न्यूट्रल होगा, यानी इसकी जो pH जो होती है वो 7 होती है, यानी pH कितनी होती है 7, न्यूट्रल होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है,
और टेस्ट लेस होता है, यानी किसी तरह का स्वाद इसमें नहीं होता। तो वाटर कलरलेस, स्मेललेस, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट एंड टेस्टलेस होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, यानी ना तो ये एसिड होता है ना ही ये बेस होता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो इसके जो आयंस जो होते हैं, अगर आयंस की बात करते हैं तो आयंस जो होते हैं इसमें 2 कंपोनेंट में बनते हैं, एक तो H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो इनके नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितने H प्लस पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन जो रेशो जो होता है वो इक्वल होता है। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये बाइपोलर होता है। देखो बाइपोलर जो होने का मतलब होता क्या है, बाइपोलर, देखो बाइपोलर कैसे है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो बाइपोलर होने की वजह से ये जो अच्छा एक गुड सॉल्वेंट होता है, यानी किसी भी चीज़ को घोल सकते हैं, तो अच्छा सॉल्वेंट बाइपोलर होने की वजह से होता है। इसके बाद अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हायर होने की यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक जो हीट होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट जो होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो भी ज़्यादा हायर होती है, यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। हायर होने की वजह से होता क्या है कि जो वाटर होता है उस वाटर को हॉट होने में और कोल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है। यानी जैसे हम वाटर को अगर गर्म करते हैं या फिर इसे ठंडा करते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा वाटर लेता है। तो स्पेसिफिक हीट की वजह से ये चीज़ होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हायर होती है। आगे बात कर लेते हैं। देखो सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हायर होती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी भी फ्लोर पे या फर्श पर जितना फोर्स लगाते हैं वो उसकी सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होती है वो भी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। उस इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से सरफेस टेंशन जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी की, तो इसकी हीट कंडक्टिविटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हायर होती है। यूजुअली हम जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी को नीचे वाली लोअर सरफेस से गर्म करते हैं, बट आपने देखा होगा पूरा का पूरा पानी जो होता है वो गर्म होता है। तो हीट कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी पूरा का पूरा पानी ही गर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि नीचे फ्लोर वाला पानी जो होता है वही गर्म होता है, ऊपर वाले पानी गर्म नहीं होता है। तो हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली क्या होता है कि वाटर, प्योर जो वाटर होता है यानी बारिश जो रेन होती है उस रेन से निकलने वाला जो पानी होता है या बारिश का जो पानी होता है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, यानी वो कंडक्टर नहीं होता है। यूजुअली क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट जैसे ही वो पानी जैसे सरफेस एरिया पर आता है तो सरफेस एरिया पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं तो उनमें मिल जाते हैं, यानी कुल मिला के कुछ जो वाटर जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्योर वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है, यानी प्योर वाटर जो होता है उसमें करंट जो होता है वो सरफेस एरिया तक नहीं पहुंच पाता है।
या प्योर वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल पे इफेक्टिव अट्रैक्शन जो प्रेशर होता है वो लगता है। तो इफेक्टिव अट्रैक्शन प्रेशर या फोर्स लगने की वजह से होता क्या है कि दो टाइप के जो फोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं। तो वो दो टाइप के जो फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कोहेजन और एक होता है एडहेजन। देखो कोहेजन जो प्रेशर जो होता है, सेम मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कोहेजन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेशर लगता है वो होता है एडहेजन। देखो सेम मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो कोहेजन। अब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी जैसे सरफेस एरिया से टकराता है, जैसे नीचे फ्लोर से टकराता है, तो फ्लोर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर जो होता है वो निकलता है एडहेजन जो फोर्स होता है वो वहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। जैसे सपोज ये चौक है, चौक के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कोहेजन। और चौक और ये जो बोर्ड है दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एडहेजिव जो फोर्स होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो वाटर होता है उस वाटर की एक स्पेशलिटी, सबसे मेन स्पेशलिटी जो है वो यही है कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों जो फेज होती हैं उन तीनों फेज में ही ये, यानी फिजिकल जो फेज होती है इसकी उसमें ये अप्लाई रहता है। यानी वाटर जो होता है वो तीनों फेज में ही पाया जाता है, एक तो सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और सॉलिड लिक्विड के साथ साथ गैस फॉर्म जो होती है। इन तीनों फॉर्म में जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है, तीनों फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। कलरलेस, स्मेशलेस, न्यूट्रल होता है, ट्रांसपेरेंट जो होता है वो होता है, उसके साथ साथ टेस्टलेस होता है, किसी टाइप का स्वाद नहीं होता, पीएच इसकी 7 होती है। आइंस की बात करें तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव सेम इक्वल होते हैं। उसके बाद बाइपोलर होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट जो होती है इंक्रीज होती है, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, हीट कंडक्टिविटी जो होती है उसके बारे में बात करी, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद कोहेजन और एडहेजन जो फोर्सेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, इनमें इफेक्टिव फोर्स लगता है। उस इफेक्टिव फोर्स की वजह से दो टाइप के फोर्स जो होते हैं वहाँ पर अप्लाई होते हैं, और उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, वाटर के इंपॉर्टेंस जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो वाटर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंस जो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो वाटर है, उस वाटर की कुछ सिग्निफिकेंस है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर की अगर बात करते हो तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही होता है कि जो वाटर होता है वो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शन में एक तरह से मीडियम का वर्क करता है, मीडियम प्रोवाइड कराता है। तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उसका मीडियम का जो वर्क होता है वो कौन करता है, वाटर करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वो भी कौन करता है, वाटर करता है। यानी कोई भी प्लांट हुआ या कोई भी एनिमल हुआ, उस एनिमल या प्लांट के टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, वाटर करता है। आगे बात करते हैं, वाटर जो होता है एक तरह से ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। तो ल्यूब्रिकेंट की तरह कैसे वर्क करता है, जैसे हमारी आइस जो होती है, तो आइस के दोनों जो अपर लिप और लोअर लिप जो होती है उन दोनों के बीच में जो वाटर होता है, तो वाटर का वर्क ल्यूब्रिकेंट की तरह किया जाता है। तो ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है हमारी जो आइस जो होती है उसमें। उसके बाद जो आईलिड जो होती हैं, दोनों आईलिड जो होती हैं उनके बीच में जो वाटर होता है उसकी वजह से दोनों आपस में चिपकती नहीं है, तो ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉल्यूट हो जाते हैं, तो एक तरह से सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है।
तो जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको ये घोल देता है, यानी सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वाटर में घुल जाते हैं। फिर एंजाइम अपनी मैकेनिज्म को कंप्लीट करे तो उस मैकेनिज्म को कंप्लीट कराने में भी जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वाटर का एक वर्क और होता है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं उन एलिमेंट्स का कंडक्शन जो होता है वो वाटर की वजह से ही होता है, यानी सेल के अंदर जो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको कंडक्शन का वर्क करने का काम या ट्रांसफ़र करने का जो वर्क होता है वो वाटर से ही होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड कराने का काम जो होता है वो भी वाटर करता है, यानी कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं पानी में ही जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। तो एक तरह से हैबिटेट का जो वर्क होता है वो भी वाटर की वजह से ही होता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग मिनरल सॉल्ट से रिलेटेड। तो मिनरल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो बात करते हैं मिनरल सॉल्ट और आयंस की। मिनरल सॉल्ट एंड आयंस की अगर बात करते हैं तो 3 से 6% पार्ट जो होता है प्रोटोप्लाज्म का वो कौन प्रोवाइड कराते हैं? मिनरल सॉल्ट एंड आयंस प्रोवाइड कराते हैं। अब ये मिनरल सॉल्ट एंड आयंस जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं और इनकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो इनसे प्रोवाइड होते हैं। अगर बात करें मिनरल सॉल्ट में से कौन कौन से होते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कुछ नेगेटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले जैसे सबसे पहले OH नेगेटिव, H पॉजिटिव भी इसमें होता है। OH नेगेटिव के साथ साथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ साथ सल्फेट, सल्फेट के साथ साथ फॉस्फेट। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं आयनिक फॉर्म में होते हैं, इनसे मिलकर ही मिनरल सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का उसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इन सब का फॉर्मेशन, इन सब आयंस का जो फॉर्मेशन जो होता है वो मिनरल सॉल्ट जो होते हैं उसके डिस्ट्रॉय होने से होता है। ठीक है, यूजुअली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्हीं की वजह से शो होती है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है जिसकी वजह से ये सेंसिटिविटी का जो शो होता है, यानी सेंसिटिविटी का जो कैरेक्टर शो होता है वो इन्हीं की वजह से शो होता है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स का प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे बोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोन्स हुई, उसके साथ साथ टीथ हुए और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में मोलस्का जो होता है उस मोलस्का में, यानी मोलस्का जो फाइलम है उस मोलस्का फाइलम के जितने भी मेंबर्स जो होते हैं उनके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका एक शेल प्रेजेंट होता है। तो जो शेल जो होता है उसका फॉर्मेशन भी इन्हीं सॉल्ट की वजह से या आयंस की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि पीएच का जो कंट्रोल जो होता है, यानी पीएच रेगुलेशन जो होता है वो पीएच रेगुलेशन भी यही करते हैं। तो पीएच रेगुलेशन भी इनकी वजह से होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो उसका यूज़ नर्व इम्पल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़फुल होती है। कैसे होता है, यूजुअली क्या होता है, कैल्शियम +2 जो होता है उसका यूज़ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का मतलब होता है जैसे कोई भी सेंस जो एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी पिन चुभता है तो पिन चुभने पर सेंसरी ऑर्गन को सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद ये मैसेज जो होता है ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो सारी प्रोसेस नर्व इम्पल्स जो होती है वो कहलाती है। तो यूजुअली इस टॉपिक के बारे में हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, आने वाले चैप्टर उनमें बात करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें भी कैल्शियम आयन जो होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
कुछ ऐसे मिनरल्स जो होते हैं उनका यूज़ कोफैक्टर के जो फॉर्म होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का यूज़ कोफैक्टर जो होता है उस फॉर्म में किया जाता है। तो कोफैक्टर के लिए मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग जो होती है, तो ब्लड क्लोटिंग जो प्रोसेस जो होती है, इस ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में भी कैल्शियम +2 जो होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूजुअली ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में भी आयंस जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी बातें थी जो हमने आयन से रिलेटेड बारे में बात करी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो जो सेल होती है, लिविंग सेल जो होती है, उस लिविंग सेल में होने वाली ऑल जो बायो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, यानी सेल के अंदर जितने भी एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होती है, ये जो रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका एक स्टेप जो होता है वो तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो यूजुअली क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं डिस्ट्रॉय होकर स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एनालाइसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस या एनालाइसिस जो होता है यूजुअली क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, मिक्सअप होगा और उससे लार्ज जो मॉलिक्यूल जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होती है। अब ये जो दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो एक सीरीज फॉर्म में एक के बाद एक होती हैं। तो इस सीरीज जो होती है इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है, यानी ये एक के बाद एक जो प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पाथवे। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी पाथवे जो होता है इसकी फॉर्म से, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पाथवे होता है जिससे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और उन एलिमेंट्स को बोला जाता है बायो मेटाबोलाइट्स, बायो मेटाबोलाइट्स। अब ये बायोमेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली 2 टाइप के, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी बायो मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसकी अगर बात करते हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास आते हैं विटामिन और कार्बोनिक एसिड। तो विटामिन और कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक डिफरेंशिएशन जरूर याद रखना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके लिए नेसेसरी जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो नेसेसरी नहीं होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वो यूजुअली यानी उनका सिंथेसिस होता तो है, एलिमेंट्स का सिंथेसिस, बट वो यूजफुल नहीं होते, यानी नेसेसरी नहीं होते। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी नहीं होते, बट प्राइमरी जो होते हैं वो आपको पता है कार्बनिक एसिड भी यूजफुल होता है, विटामिन भी यूजफुल होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो यूजफुल या नेसेसरी नहीं होते हैं। जैसे अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे तो एल्केलॉइड्स जो होते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, उसके बाद एल्केलॉइड्स के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, कुछ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल का मतलब होता है
ऐसा ऑयल जो उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, एसेंशियल जो ऑयल होता है वो, और एसेंशियल ऑर्गन के बाद अगर आगे बात करते हैं तो टर्पीन्स, उसके बाद टर्पीन्स के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ ड्रग्स के बाद अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीमर और कुछ टॉक्सिन्स। देखो अगर एसेंशियल ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो जैसे सिनेट्रोल होता है, लाइग्राम ऑयल जो होता है, ये सब एसेंशियल ऑर्गन होते हैं। टर्पीन्स की बात करते हैं तो जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन हुआ। उसके बाद ड्रग्स की अगर बात करते हैं तो करक्यूमिन जो होती है वो ड्रग्स में आती है। पॉलीमर की बात करें तो जैसे रबड़ हुआ, ठीक है, और जो गम होता है वो, तो रबड़ और गम जो होते हैं पॉलीमर होते हैं। टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो रिसिन जो होता है वो टॉक्सिन में काम आता है, एब्रीन, रिसिन। तो ये सब जो हैं वो यूजुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक, क्योंकि हमने आज बात करी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसमें मैक्रो मेटाबोलाइट्स और माइक्रो मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे।